हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विश्वजीत और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ पंडित के। दोस्तों, जैसा कि हमारा ये इतिहास का सेशन चल रहा था और आज हम इसमें एक नया टॉपिक आज डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है आज सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन। ठीक है ना। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में आज हम विशेषतः स्त्रियों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, कि कैसे जो है हमारे इतिहास में स्त्रियों की जो है दुर्दशा होती थी, क्या उनके साथ होते थे, क्या क्या सुधार किए गए ब्रिटिश काल के अंदर, ये सारी चीजें हमें क्या करेंगे एक एक करके देखेंगे, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है और यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। और जो भी कंटेंट मैं आपको लिख रहा हूँ, अगर आप यूपीपीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं या फिर किसी भी पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं या फिर आप यूपीएससी का एग्जाम देना चाहते हैं, तो वहां पे अगर आप आंसर राइटिंग करना चाहते हैं महिलाओं के ऊपर, क्योंकि ये आपके सिलेबस में बखूबी मेंशन कर रखा है महिलाओं के बारे में। ठीक है ना। अगर आप महिलाओं के बारे में लिखना चाहते हैं तो आपके पास जो कंटेंट होने चाहिए वो आपको इतिहास से रिलेट करके लिखना पड़ता है, जिससे मैं जितने भी सारे कंटेंट बताऊंगा वो आपके लिए सफिशिएंट होंगे। ठीक है ना। तो आइए हम बात करते चला है इस टॉपिक पे। क्योंकि क्या था, 17वीं शताब्दी के अंदर जो था यूरोप के अंदर एक तर्कवाद का सिस्टम चल रहा था। ठीक है ना। जैसे कि क्या था, पहले जो हमारी सामाजिक कुरीतियां थी उसमें जो है बहुत सारे कर्मकांड थे। ठीक है ना। लेकिन जैसे ही 17वीं शताब्दी में यूरोप में तर्कवाद विज्ञानवाद का उदय हुआ, उसी प्रकार से भारत में भी मध्यम वर्ग जो थे उन्हीं के तर्कवाद और विज्ञानवाद को क्या करने लगे, बढ़ावा देने लगे। और बढ़ावा देने के बाद उन्होंने क्या किया, जो कर्मकांड थे हमारे, जो कुरीतियां थी, उन पे उन्होंने प्रहार करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है ना। तो प्रहार करने के प्रारंभ में जो है देखेंगे तो इसी को क्या कहते हैं, भारत में पुनर्जागरण कहते हैं। ठीक है ना। पुनर्जागरण काल को हम देखते हैं यहाँ पे। और इनमें सबसे आगे अगर बात की जाए तो सबसे आगे थे राजा राम मोहन राय। ठीक है ना। राजा राम मोहन राय का नाम सबसे आगे आता है, जिन्होंने भारतीय कर्मकांडों पे, भारतीय कुरीतियों पे बहुत ज्यादा वर्क किया और उन्होंने इसका विरोध किया। ठीक है ना। और उन्होंने बताया कि किस प्रकार से एक व्यक्ति जो है इन कर्मकांडों को अलग करके भी क्या कर सकता है, अपने धर्म को बचा सकता है। ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं कि उन्होंने स्त्रियों के बारे में बहुत ज्यादा कार्य किया और आज हमारा का पूरा सेशन स्त्रियों पे जो है डिपेंडेड रहेगा। ठीक है ना। देखिए क्या है, अगर हम बात करते हैं सती प्रथा। ठीक है ना। सबसे पहले क्या है ना, जब राजा राम मोहन राव भारत में जब एंटर करते थे तो एंटर करने के बाद उन्होंने देखा कि यहाँ पे जो कर्मकांड हो रहे हैं तो उसमें सबसे बड़ा जो कर्मकांड था वो सती प्रथा का था। ठीक है ना। जिस कर्मकांड से स्त्रियां बहुत ज्यादा प्रभावित थी और उस प्रभाविता में जो सती प्रथा का जो एक चलन था वो काफी शीर्ष पे था। तो उन्होंने इस प्रथा को रोकने का प्रयास किया। आखिर ये सती प्रथा था क्या। ठीक है ना। तो होता ये था कि जिस औरत का पति मर जाता था उस औरत को उस पति के साथ ही उसकी चिता पर जबरदस्ती बैठा दिया जाता था, अगर वो न चाहती हो तो भी। ठीक है ना। इसी को कहते हैं सती प्रथा। ठीक है। तो जरा बताइए, एक जिंदा इंसान को अगर आप जलने के लिए जबरदस्ती, वो जलना नहीं चाहता है फिर भी उसको जबरदस्ती 10 लोग मिल करके उस आग में फेंक दें तो उसके ऊपर कैसी पीड़ा होती होगी। ये कहीं न कहीं कर्मकांड ही थे हमारे, जिसको क्या था कि उच्च जातियों ने, ब्राह्मणों ने बना रखा था इसको। ठीक है ना। अब देखिए क्या है, जब वो यहाँ पे आए तो उन्होंने जब इस चीज को देखा तो वो इसी बदलने का प्रयास करने लगे और इस बदलने के प्रयास में बहुत एक लंबा संघर्ष उन्होंने किया। बहुत सारे लोगों ने उनका विरोध भी किया, लेकिन वो उन विरोधों को ताक पे रख करके उन्होंने क्या किया कि इस संघर्ष को जारी रखा और फाइनली जो है उन्होंने इस संघर्ष को आगे चलाने के लिए ब्रह्म समाज की स्थापना की। ठीक है ना। आप लिखते जाइएगा, जो चीज पॉइंट छूट गया आप उसको लिखते जाइएगा। उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। क्वेश्चन पूछता है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, तो राजा राम मोहन राय ने की। ठीक है ना। तब क्या हुआ, इस पूरे संघर्ष के चलते क्या होता है कि आखिर उनको सफलता मिलती है 1829 में। ठीक है ना। 1829 में सती प्रथा के विरुद्ध कानून बनाया जाता है। ठीक है ना। और इन्होंने कहा, राजा राम मोहन राय ने कहा, ये शास्त्रों की आड़ में खुली हत्या है। ठीक है ना। शास्त्रों की आड़ में खुली हत्या की संज्ञा किसने दी सती प्रथा को, तो राजा राम मोहन राय ने दी। और फाइनली उनको कब सफलता मिली, जब 1829 में सती प्रथा के विरुद्ध जो है कानून पारित किया गया। ठीक है ना, अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है। तो इस पे क्या हुआ कि पहली बार ये पूछता है, ठीक है, सती प्रथा के विरोध के बारे में कानून कब लाया गया, तो ये लाया गया 1829 में। और ये सबसे पहले जो कानून लागू हुआ ये बंगाल में लागू हुआ और बंगाल के पश्चात 1830 के अंदर जो है मद्रास और बंबई में भी ये कानून जो है लागू हो गया था। ठीक है ना।
तो देखिए यहाँ पे ये जो कुरीतियां थी, इनके लड़ने के लिए राजा राम मोहन राय ने कितना संघर्ष किया और ब्रह्म समाज की स्थापना की, उसके बाद कानून भी पारित कराया। ये सारी चीजें जो है, अब से यहाँ पे क्या मान लिया गया कि अगर कोई व्यक्ति ऐसी घटना को अंजाम देता है तो वो जो है हत्या का अपराधी होगा, ठीक है ना। यानी कि अब जो हमारे कर्मकांडों के अनुसार उनको छूट मिल जाती थी ये सब करने के लिए, अब ऐसा नहीं रहेगा। अगर आप सती प्रथा को अगर आप आगे करते हैं तो आपको इससे जो है हत्या का सजा जरूर मिलेगा, ठीक है ना, इस कानून के द्वारा। अब देखते हैं आगे की बात जो है वो शिशु हत्या। शिशु हत्या में क्या, किसकी हत्या? शिशु हत्या में जो बालिकाएं होती थी उनकी हत्या की जाती थी। यानी कि ये माना जाता था जब बालिकाएं जन्म लेती थी तो कहा जाता था कि समाज में कि ये ईश्वर ने हमें पापों की सजा दी है, ठीक है ना। यानी कि जो समय मानव हुआ करते थे लोग, वो मानते थे कि ईश्वर ने हमें पापों की सजा दी है और स्त्रियों का जन्म लेना एक बहुत बड़ा क्या होता था, अपशगुन माना जाता था उस समय। इसलिए और अपशगुन के साथ साथ भी धन का हानि भी माना जाता था कि अगर स्त्री होगी तो धन का क्या होगा, हानि होगा। इसलिए उस समय जो है शिशु हत्या बहुत ही प्रचलन में था, ठीक है। और जैसे ही बालिकाएं पैदा होती थी बहुत सारे लोग उसको मार दिया करते थे, ठीक है ना। तो अब इसमें भी क्या है, इनको भी रोकने के लिए बहुत सारे कानून बनाए गए, ठीक है। जरा देखते हैं कि आखिर कौन कौन से कानून चलन में आते हैं। तो सबसे पहले जो है ना 1795 में बंगाल में 21वें अधिनियम, ठीक है ना, बंगाल के 21वें अधिनियम के अनुसार इसके रोकथाम के लिए कानून बनाया गया, ठीक है ना। और फिर अगला बात करते हैं 1804 में तीसरे अधिनियम के बाद भी क्या होता है, इस पे रोकथाम के लिए एक कानून बनाया जाता है। बात समझ आ रही है। और यहाँ पे जो है जो 1804 का जो तीसरा अधिनियम है, इसके बाद तो इसे अब मानव हत्या के बराबर मान लिया गया, ठीक है ना। अगर आप शिशु हत्या कर रहे हैं तो वो एक मानव हत्या के बराबर होगा। और इस कानून के बनने के बाद बहुत बड़े स्तर पे जो है शिशु हत्या को रोकने में कामयाबी मिलती है। बात समझ में आ रही है। अब देखिए जो है आगे बढ़ते हैं। आगे था सबसे बड़ा चीज विधवा पुनर्विवाह, ठीक है ना। विधवा पुनर्विवाह के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया था, ठीक है ना। वे कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज के जो है आचार्य थे और उन्होंने लगभग जो है 35 जो है महिला विद्यालयों से वो जुड़े हुए थे, ठीक है ना। लगभग 35 महिला विद्यालयों से जुड़े हुए थे। और उन्होंने जब इन कुरीतियों को देखा कि महिलाओं को पुनर्विवाह करने का, क्योंकि अगर किसी महिला का पति मर जाता था तो या तो उसे चिता में जला दिया जाता था, अगर वो जैसे तैसे बच भी जाती थी तो उसे विधवा बोला जाता था और उसे समाज में काफी अपमानित किया जाता था और उसको दूसरे विवाह की अनुमति नहीं थी, ठीक है ना। इसलिए क्या था कि इस कुरीतियों को बचाने के लिए, इस कुरीतियों को दूर करने के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर सामने आए और उन्होंने इस पे काफी संघर्ष किया, ठीक है ना। और संघर्ष का परिणाम क्या निकला कि 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। इनके संघर्षों का ही परिणाम था कि क्या हुआ, 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित होता है। ये आज भी कानून जो है लागू हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए जरा, और इसी के आगे जो है विष्णु शास्त्री पंडित ने 1850 में क्या करते हैं कि यहाँ पे देखिएगा विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन की क्या करते हैं, यहाँ पे स्थापना करते हैं, ठीक है ना। कौन करता है, तो यहाँ पे विष्णु शास्त्री पंडित। यानी कि ये जब आप कंटेंट अगर आप लिख रहे होंगे तो आपको 5-6 कंटेंट तो पता होना चाहिए। अगर आप विधवा पुनर्विवाह पे अगर आपको लिखने के लिए आ रहा है, अगर आप उस पर लिखना चाहते हैं 250 शब्दों में, तो आपको लगभग 5-6 कंटेंट तो आपके पास होने ही चाहिए जो आपके आंसर को काफी प्रभावित करे, ठीक है ना। अब देखिए क्या है, आगे देखते जरा। 1852 में सत्य प्रकाश, देखिए ये आपकी पीसीएस का क्वेश्चन है, सत्य प्रकाश, ठीक है ना। सत्य प्रकाश की स्थापना करसोन दास मूलजी के द्वारा किया गया, ठीक है ना। ये पूछा गया था आपके पीसीएस के एग्जाम में कि बताइए कि सत्य प्रकाश जो है किससे संबंधित है। सत्य प्रकाश किससे संबंधित है, ये विधवा पुनर्विवाह से संबंधित है, ठीक है ना। और ये जो है स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो करसोन दास मूलजी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है ना। आगे की बात करते हैं। 1899 में पूना में विधवा आश्रम खोला गया, ठीक है। क्योंकि जो विधवाएं जो समाज में एक तिरस्कार झेलती थी उनके लिए एक आश्रय खोल दिया गया पूना में, ठीक है ना, जिसको कहते थे विधवा आश्रम। और उसमें जाकर विधवाएं जो थे अपने आप जीवन यापन करती थी उसके अंदर, ठीक है ना। तो ये थी पूरे विधवाओं के बारे में। अब आते हैं बाल विवाह नियंत्रण पे। बाल विवाह नियंत्रण पे, क्योंकि
वहां पे क्या पहले क्या होता था कि स्त्रियों का जो था वो बचपन में ही उनका क्या कर दिया जाता था, विवाह कर दिया जाता था, ठीक है ना। तो उस चीज से निपटने के लिए क्या हुआ कि यहाँ पे कुछ कानून लाए गए, ठीक है ना, यानी कि कुछ जो समाज सुधारक थे उन्होंने इस पे काफी संघर्ष किया और संघर्ष का जो परिणाम निकला उस परिणाम में एक पहला कानून पारित किया गया 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट, ठीक है, नेटिव मैरिज एक्ट, ठीक है ना। यानी जो नेटिव मैरिज एक्ट था वो बच्चा क्या था कि 14 वर्ष से कम बालिकाओं का विवाह नहीं कर सकते, ठीक है ना। यानी कि नेटिव मैरिज एक्ट में कहा गया कि 14 वर्ष से कम बालिकाओं का विवाह नहीं कर सकते। कब इसको पारित किया गया? 1872 की ईस्वी में, ठीक है ना। अब उसके बाद जो है ये काफी प्रभावित नहीं रहा, इसलिए क्या होता है कि बाद में फिर 1891 में क्या हुआ कि सम्मति आयु अधिनियम, सम्मति आयु अधिनियम, ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों, ठीक है ना। ये आपसे पूछेगा कि सम्मति आयु अधिनियम किससे संबंधित है और आपको 4 ऑप्शन दे देगा, तो आप उसमें क्या लगाएंगे कि बाल विवाह नियंत्रण से संबंधित है, ठीक है। और इस अधिनियम में क्या था कि 12 वर्ष से कम बालिकाओं का, अगर 12 वर्ष से कोई भी बालिका कम है तो आप उसका विवाह नहीं कर सकते थे, ठीक है ना। ये जो है आपको दंडात्मक कानून लागू कर दिया गया था, ठीक है। लेकिन आगे जो है इसको धीरे धीरे इसको और भी डेवलप किया जाने लगा, क्योंकि 12 वर्ष तक यहाँ पे था। बाद में जो है शारदा एक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, शारदा एक्ट, ठीक है ना। ये शारदा एक्ट आपको याद रखना है कि 1930 में शारदा एक्ट जो है हर विलास शारदा के प्रयत्नों से जो है लागू किया गया। अब इसमें क्या था, इस एक्ट में था कि भैया लड़की की उम्र 14 से कम नहीं होनी चाहिए और लड़का का उम्र जो है 18 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इस अधिनियम में बताया गया था अगर इससे कम है, अगर आप विवाह कराते हैं तो वो क्या होगा, वो अपराध की श्रेणी में आएगा, ठीक है ना, इस शारदा एक्ट के हिसाब से 1930 में, ठीक है। अब जो है जब भारत स्वतंत्र होता है तो स्वतंत्रता के पश्चात जो है इन नियमों को बदलना जरूरी था, क्योंकि 14 वर्ष की जो लड़की होती है काफी विकसित नहीं होती है, उसका दिमाग, उसके शरीर, उसके जो भी अंग हैं वो क्या होते हैं, विकसित नहीं होते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि मृत्यु दर महिलाओं में जो देखा गया वो काफी ज्यादा थी, ठीक है ना। इस वजह से भारत सरकार ने क्या किया, स्वतंत्रता के बाद 1978 में बाल विवाह निरोधक अधिनियम यहाँ पे लागू किया, ठीक है ना। और उसी नियम के अनुसार ये आज भी ये नियम लागू है, बाल विवाह निरोधक अधिनियम, जो कि लड़के की उम्र जो है विवाह के लिए 21 और लड़की की 18 होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे किसके द्वारा, तो अगर आप ये आज के जमाने में भी कोई पूछ लेता है, ठीक है ना, आपको सभी लोग को पता होगा, जो भी युवा होंगे वो इनको पता है कि ये उम्र होता है, ठीक है ना, लेकिन उनको ये नहीं पता है किस कानून के द्वारा होता है। तो आप ये भी जान लीजिए कि 1978 में बाल विवाह निरोधक अधिनियम के द्वारा, ठीक है ना, इसको लागू किया गया। तो इससे क्या होता है कि अब जो है जो बाल विवाह पे एक कानून बना करके उसको रोकने का जो प्रयास था वो काफी सफल हुआ, और ऐसा नहीं कि अभी नहीं हो रहा है, आज भी ऐसे बाल विवाह हो रहे हैं जिसको जो है समाज में रोकने की आवश्यकता है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं हम स्त्री शिक्षा के बारे में, ठीक है। उस समय क्या था, इतिहास के अंदर स्त्रियों की जो शिक्षा थी वो काफी निम्न कोटि की थी। स्त्रियों को लोग पढ़ने के लिए नहीं भेजते थे, ठीक है, क्योंकि उनको पर्दा प्रथा में लाना था, इसलिए स्त्रियां पढ़ नहीं पाती थी, उनके लिए कोई एक समाज नहीं था। अगर समाज में कोई स्त्री पढ़ने के लिए आगे बढ़ती भी थी तो 4 लोग उस पर जो है कुठाराघात करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि एक संघर्ष चला, और संघर्ष चलने के बाद क्या हुआ कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग जो है विश्वविद्यालय, अलग अलग चीजें जो है स्थापना होने लगी स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है ना। और इस स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और उनमें सबसे पहले क्या हुआ कि 1819 में ईसाई मिशनरियों के द्वारा कलकत्ता में एक स्त्री तरुण सभा, ठीक है ना, स्त्री तरुण सभा की स्थापना की गई। कहाँ पे की गई? कलकत्ता में की गई। किसके द्वारा की गई? तो ईसाई मिशनरियों के द्वारा 1819 में की गई, ठीक है ना। इस बात को आप याद रखेंगे। और इससे क्या हुआ कि स्त्री शिक्षा में एक मील का पत्थर भी ये साबित होता है। उसके बाद जो है स्त्री शिक्षा के लिए वहां पे 1849 में बेथुन कॉलेज की स्थापना हो जाती है कलकत्ता में, ठीक है ना। बेथुन कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में की जाती है। कब? 1849 में, ठीक है ना। अब स्त्री शिक्षा का जो जिक्र है वो चार्ल्स के, यानी कि 1854 में चार्ल्स वुड के डिस्पैच में भी स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने अपना डिस्पैच जारी किया था, ठीक है ना। और उसके बाद अगर बात करेंगे तो 1914 में चिकित्सा सेवा में नर्सिंग एवं मिडवाइफरी प्रशिक्षण, ठीक है ना, नर्सिंग और मिडवाइफरी प्रशिक्षण, यानी कि जो आप देख रहे होंगे
जो महिलाओं का जो नर्सिंग में कार्य होता है, ठीक है ना, जो आजकल मिडवाइफ देखते हैं, आशा किरण देखते हैं, तो पहले आशा किरण नहीं मिडवाइफ वगैरह था, तो इसमें भी क्या था कि महिलाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा था, ठीक है ना। अब देखिए आगे 1916 में भारतीय महिला विश्वविद्यालय, देखिए यहाँ पे भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना प्रोफेसर डीके कर्वे के द्वारा किया गया, ठीक है ना। कौन सी? भारतीय महिला विश्वविद्यालय, यानी महिलाओं के लिए एक अलग से यूनिवर्सिटी बनाई गई थी 1916 में, जिससे क्या होगा कि स्त्री शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है ना। अब आगे की बात करते हैं। 1925 में सरोजिनी नायडू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, और ये जो था स्त्रियों के उत्थान के संदर्भ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम कांग्रेस के द्वारा उठाया गया था। और ये कब उठाया गया? 1925 में। सरोजिनी नायडू के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, ये उस समय का संयुक्त प्रांत आज का उत्तर प्रदेश जो है उसकी ये राज्यपाल रह चुकी हैं, ठीक है ना, लगभग 1949 के आसपास, ठीक है ना। अब बात करते हैं आगे। 1927 में अखिल भारतीय महिला कांग्रेस का गठन करके कांग्रेस ने क्या किया? महिलाओं को उत्थान के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य यहाँ पे किया, ठीक है ना। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो जितने भी समाज सुधारक थे, जो भी संस्थाएं थी, वो काफी जो है महिलाओं के लिए आगे वर्क करते रहे, ठीक है ना। इस समाज में जो भी कर्मकांड थे, जो भी कुरीतियां थी, उनसे लड़ने के लिए उन्होंने काफी संघर्ष किया, और इस संघर्ष का परिणाम ये हुआ कि पहले की तुलना में पिक्चर अब बदल चुकी थी। अब स्त्रियों की जो शिक्षा थी, अब जो स्त्रियों में बाल विवाह था, सती प्रथा थे, विधवा पुनर्विवाह था, इन सब पे काफी जो है समाज सुधारकों ने वर्क किया। वर्क करने का परिणाम ये हुआ कि बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन भी देखा गया था, ठीक है ना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद।